बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो संकट की, जो आज भी जारी है। इंडिगो की उड़ानें आज भी प्रभावित हुई हैं। अब तक 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। हालांकि कंपनी ने आज 1802 उड़ानें संचालित करने का दावा किया था, लेकिन दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर हाल बुरा ही दिख रहा है। यात्री आज भी परेशान हो रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो इस मामले पर पूरी जानकारी अब लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन, सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है इंडिगो संकट पर, यही जानना चाहेंगे आपसे। जी 7वां दिन है और आज भी जो संकट है वो बरकरार है। आज की अगर हम बात करें, कुल मिला के 500 फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे एयरपोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और अब तक जब से ये पूरा क्राइसिस शुरू हुआ है, अगर आप देखें तो करीब 5 लाख से ज़्यादा जो PNR है वो कैंसिल हो चुके हैं। कुछ के रिफंड मिले हैं। जो इंडिगो की तरफ से कहा गया है, लगभग 570 करोड़ का जो रिफंड है वो दिया जा चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारा रिफंड ऐसा है जो कि पेंडिंग है। अगर लगेज की बात बताएं तो करीब 9000 लगेज जो जिनको ट्रैक करके वापस करना था, उसमें से आधे ही हो पाए हैं, 4500 हो पाए हैं। बाकी का जो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगले 36 घंटों में वो जो उसके ओनर है उनको ट्रेस करके इसे वापस कर देंगे। लेकिन जो चिंता की बात यह है कि अभी भी नॉर्मलसी पूरी तरह से नहीं आई है। आज जो फ्लाइट्स उन्होंने ऑपरेट करने का प्लान किया है, वो लगभग 1800 फ्लाइट्स को वो ऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी अलग अलग एयरपोर्ट्स पे अगर जाए, चाहे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएं जहां लगभग 150 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, वहां एक करीब सैकड़ों ऐसे जो लगेज हैं वो अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, जिन्हें अभी तक अपने उनके जो ओनर है वहां तक पहुंचाया नहीं जा चुका है। तो ये स्थिति अभी बहुत जो है अभी भी बनी हुई है। और चूंकि 10 तारीख तक इन्होंने प्रॉमिस किया था, तो लगता है कि 2-3 दिनों तक ये जो संकट है और बरकरार रहने वाला है। वही रोहन, जिस तरह से हमने आज देखा, संसद में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी जांच पूरी होने के बाद। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के मोर्चे पर क्या कुछ एक्शन की तैयारी है। साथ ही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। पूरी जानकारी बताएं। जी सरकार काफ़ी सख्त है इस पूरे मामले में, और ये साफ हो गया। जो एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने जो संसद में अपनी स्पीच दी, उन्होंने साफ कर दिया कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को। उन्होंने कहा कि एक सबक सिखाया जाएगा, एक लेसन दिया जाएगा, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रिपीट ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिगो के साथ बैठक हुई थी 2 दिन पहले ही, जब क्राइसिस शुरू हुआ उससे पहले बैठक हुई थी, तब उन्होंने कोई फ्लैग ऑफ ऐसा इशू नहीं किया और अचानक से ये क्राइसिस आ गया। तो ये काफ़ी गंभीरता से सरकार इस पूरे मामले को ले रही है। बहरहाल आज 6 बजे की डेडलाइन दी गई है, एक एक्सटेंशन दिया गया है और DGCA ने भी कल साफ किया था कि कोई फर्दर एक्सटेंशन इंडिगो को नहीं दिया जाएगा। जवाब देने के लिए जो शो कॉज नोटिस उन्हें दिया गया है, तो इस एक एक्सटेंशन के जवाब का आज 6 बजे तक इंतजार रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो एक 4 सदस्यीय टीम बनी हुई है जो पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उससे भी सरकार ने कहा है कि वो अब उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट को फास्ट ट्रैक करें, तो वो भी कोशिश की जा रही है। बहरहाल मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो है दायर किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चूंकि सरकार इसे देख रही है तो फिलहाल वो उसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ है जो कि वेडनेसडे को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। तो आने वाले कुछ दिन जो है इस पूरे मामले में काफी ज्यादा गतिविधियां रहने वाली है। लेकिन एक बात तय है कि सरकार बहुत सख्त है इस मामले में। PMO से लेकर मंत्रालय तक ये बहुत साफ किया गया है कि वो इंडिगो को इस मामले में बख्शेंगे नहीं। जो जवाबदेही है वो तय की जाएगी। जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहें इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साथ ही जिस तरह से आपको हमने ये जानकारी दी कि आज इंडिगो के संकट पर राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिगो की गड़बड़ियों की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार हालात को लगातार मॉनिटर कर रही है और सरकार इंडिगो की स्थिति को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही। जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue.
So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. साथ ही आपको बता दें, इस बीच विपक्षी दलों ने इंडिगो को लेकर सरकार को घेरा। This BJP government, double engine government, is interested only to take care for their election and how to capture the vote, the EVM machine and the election commission and the agency. But they don't care the people. That is the main problem. और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। अब तो महंगे जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट, और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इंडिगो क्राइसिस अभी भी जारी है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। इंडिगो इमरजेंसी, कौन देगा जवाब? शाम 7:57 पर जरूर देखें आज का आवाज अड्डा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 610 पॉइंट गिरकर 85,103 पर, तो वहीं निफ्टी 226 पॉइंट गिरकर 25,961 पर बंद हुआ। कैसा रहा बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और मार्केट में काफी गिरावट के साथ कारोबार यहां पर आपको देखने को मिला। बात करें निफ्टी की तो यहां पर 26,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक तकरीबन 1% का कट, लेकिन सबसे बुरा हाल आपको देखने को मिला स्मॉल कैप और मिड कैप का। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट तेज नजर आई। तो लूजर्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूं, इससे पहले गेनर्स की चर्चा करेंगे। रिलायंस है, HCL टेक है, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्होंने बाजार को संभाला। लेकिन अब बात करते गिरने वाले शेयरों की, और इनकी सूची अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन, ये तो नो ब्रेनर है, बड़ी गिरावट 10% से ज़्यादा का कट रहा। JSW स्टील है, BEL है, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी के शेयर गिरे, अगर आप पूरी ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिक्स साइड का एक्शन है। आप देखिए, बढ़ने वाले तो ये 3 ही नाम मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा, इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, सिर्फ एक PB फिनटेक ठीक ठाक है। लेकिन बाकी आप बात करें, फैक्ट है, BDL है, हुडको है, FMCG में काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जहाँ पर आप देखें तो बड़े कट देखने को मिले। डिफेंस है, रिन्यूएबल स्पेस के स्टॉक्स है, बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आई। भारत में स्टारलिंक का सैटेलाइट फोन कनेक्शन सस्ता नहीं होगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कीमतों को लेकर जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से कंपनी का डिवाइस 34,000 का होगा, जबकि मंथली प्लान 8600 का होगा। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे जो प्लान्स हैं या फिर अगर हम बात करें जो डिवाइस इंस्टॉलेशन या उसकी कॉस्ट है, इसे लेकर क्या कुछ संकेत अब तक मिल रहे हैं? एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने की तैयारी कर रही है। कंपनी को दूरसंचार विभाग से लाइसेंस मिल चुका है और अब कंपनी को स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। लेकिन इस बीच कंपनी ने भारत में अपने जो दरें रहेंगी उसकी घोषणा भी कर दी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक भारत में जो स्टारलिंक का डिवाइस होगा उसकी कीमत करीबन 34,000 रुपए होगी, जबकि पर मंथ सर्विस लेने के लिए आपको कम से कम 8,600 रुपए चुकाने होंगे। तो भारत के लिहाज से ये बिल्कुल भी सस्ता
नहीं होगा। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसकी कीमतें थोड़ी सस्ती हो सकती है, लेकिन ये प्राइसेस इंडिकेटेड देखते हुए लग रहा है कि कीमतें बहुत ज्यादा ही रहने वाली है। हालांकि कंपनी ने अभी भारत में बुकिंग लेने की शुरुआत नहीं की है। कंपनी को भारत है सरकार से स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है, तो एक बार स्पेक्ट्रम मिल जाता है तो कंपनी उसके बाद बुकिंग लेने की शुरुआत करेगी। कंपनी ने अपनी सेवाओं की टेस्टिंग भी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको करा दी है। तो ये मान करके चलिए कि अगर सरकार कंपनी को इस मंथ एंड तक स्पेक्ट्रम दे देती है तो नए साल में आपको भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से लोगों से के लिए सस्ती नहीं होंगी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज संसद में विशेष चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और नेहरू पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पिछली सदी में वंदे मातरम के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, क्यों वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। पीएम ने यह भी कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते, उसकी निंदा करते, उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सांसद गौरव गोगोई ने वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लिया। गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम कितनी भी कोशिश कर ले, नेहरू के योगदान पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं, वंदे मातरम के मूल भाग से चलेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वंदे मातरम पर क्या कहा, अभी आपको सुनाते हैं। वंदे मातरम पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है,
निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और एक और खबर आपको बता दें। नक्सल के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ आज सुबह छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। मज्जी के सर पर 1 करोड़ का इनाम था। साथ ही आपको ये भी बता दें, सरेंडर करने वालों में मज्जी के अलावा 3 डिविजनल वाइस कमांडर और अन्य प्रमुख सदस्य भी शामिल हैं। सरेंडर के समय उनके पास से AK-47 जैसे हथियार बरामद किए गए और इस सरेंडर के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए अब आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश हुआ है। बिल अगर कानून बना तो ऑफिस टाइम के बाद ईमेल या मैसेज चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों जरूरी है ये अधिकार और क्या होगा इसका असर, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। ऑफिस के बाद नो मेल नो कॉल। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।